दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट वाटर ये चैप्टर खत्म कर लिया और मेटल एंड नॉन मेटल ये अभी हम कर रहे हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो और उसके बाद आप फर्स्ट वीडियो से बाद में देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जीएस का कंटेंट करने वाला हूँ आप लोगों का, ठीक है। जैसे मान लो एसएससी सीजीएल है ना, उसका सिलेबस मान लो इतना है तो हम यहाँ तक पढ़ने वाले, ठीक है। हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाले, हम इसलिए इसके ज़्यादा पढ़ने वाले क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो बाकी टीचर्स है, मान लो इतना यदि सिलेबस है तो इतना पढ़ा के छोड़ देते और जब क्वेश्चन इधर से आने लगता है, ठीक है, तब बच्चे डर जाते। बच्चे बोलते हैं यार सर हमने इतना पढ़ा, इतना ये किया, दिन रात एक किया, फिर भी हमारा जीएस में स्कोर नहीं बन रहा है। हमारा जीएस में 5 और 10 स्कोर हो रहा है यदि हमने इतना पढ़ा, क्योंकि आपने जितना चाहिए था एसएससी के लिए उतना आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। ये जो टीचर्स है ये शायद ये थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको सुधारना चाहिए। इसलिए हम पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे दे रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा कंटेंट कर लो, ठीक है। मैं जितना बोलूँ उतना कर लो, 101% आपका जीएस पूरा का पूरा हो जाएगा। मैंने 4 बार एसएससी का एग्ज़ाम निकाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है मैंने, फर्स्ट एग्ज़ाम जो दिया था। 4 बार कौन सा, 2 बार मैंने एसएससी सीजीएल निकाला है और 2 बार मैंने एसएससी सीएचएसएल निकाला है, ठीक है। ऐसे 4 बार मैंने निकाला है और मैंने 4 ही बार एसएससी का एग्जाम दिया और 4 की 4 बार निकाला है, यानी मेरा 100% रहा है अभी तक का, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि एसएससी ईजी है, बट आपको कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो बहुत आसान है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट आपके पास कंटेंट नहीं मिल रहा है और आप इधर उधर मतलब घूम रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा अभी आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है तो यहाँ से पूरा का पूरा पढ़ लो, ठीक है। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 8668391131, यहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और हमारा अभी ऐप भी आने वाला है, ठीक है, थोड़े दिन में, वहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा सारे का सारा फ्री में, ठीक है। तो चलो तो जैसे कि हम मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, अब मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, ठीक है, इसलिए कुछ आवाज़ें आती रहेंगी मेरे घसे में से ठीक है, थ्रोट में से, तो उसको बस थोड़ा सा आज के दिन ये कर लेना, ठीक है। बहुत मतलब टैबलेट्स वगैरह लेके हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखो पीरियोडिक टेबल, जैसे मेटल नॉन मेटल हमने स्टार्ट किया था, है ना। पीरियोडिक टेबल, हम पीरियोडिक टेबल को बहुत ही प्यार से बाद में डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत एक अच्छा चैप्टर रहने वाला है पीरियोडिक टेबल। लेकिन यहाँ पे मैं मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें टच करके हुए आपको बताता हूँ। जैसे पीरियोडिक टेबल आपने शायद कभी ना कभी पढ़ा होगा लाइफ में। तो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं और राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और बट ऐसा तो होता है, बट एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन है। यदि आपने पीरियोडिक टेबल देखा तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है पीरियोडिक टेबल के, बट मेटल होते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में, और हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, फिर भी हाइड्रोजन कैसे, तो एक्सेप्शन है, अपवाद है। केमिस्ट्री में ऐसे अपवाद आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सारे के सारे अपवाद याद रखने होते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में हमने अभी तक क्या पढ़ा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हाइड्रोजन रहा है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि जो हेवीएस्ट मेटल है, यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हेवीएस्ट मेटल कौन सा है, आपका आंसर रहेगा ऑस्मियम। और लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, आपका आंसर रहेगा लिथियम। तो पूरी दुनिया में जो हेवीएस्ट मेटल है अभी तक का वो ऑस्मियम रहा है और लाइटेस्ट मेटल लिथियम रहा है, ठीक है। और मैं आपको क्लास के एंड में क्या आपको रिवाइज करना है, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाई करना है ना, हमें आगे का तो पढ़ना है लेकिन हमें पीछे वाला भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो हम ऐसे पढ़ाई करने वाले, मैं लास्ट क्लास में मतलब क्लास के एंड में मैं बता भी दूंगा कि आज आपको क्या क्या रिवाइज करना है, यदि आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर से हमें देख रहे होंगे तो, ठीक है। अब देखो जैसे हिस्टोरिक मेटल कौन कौन से रहे, जैसे कॉपर रहा है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर, क्योंकि ह्यूमन द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु यदि पूछा जाए तो कॉपर होता है। सबसे पहले कोई मेटल यदि ह्यूमन ने यूज़ किया था तो वो था कॉपर, ठीक है। देन एजी यानी अर्जेंटनम यानी चांदी रहा है ना, चांदी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। देन एयू यानी गोल्ड, ठीक है। देन ये एफी यानी आयरन, देन टीन, ये सारे कुछ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मेटल रहे, ठीक है। इसमें से ये आपको याद रखना है कि कॉपर जो है ये ह्यूमन द्वारा, ठीक है, प्रयोग किया जाने वाला सबसे एक मेन धातु रहा है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट ये बात है, पीरियोडिक टेबल में कुछ हम चीज़ें देख लेंगे। पीरियोडिक टेबल तो हम प्यार से आगे पढ़ने वाले, लेकिन कुछ एक थोड़ा सा ये कि जैसे कि देखो पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, देन पी ब्लॉक इधर होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक होता है बीच में, और नीचे ये ब्लॉक होता है, ठीक है। ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। तो एस ब्लॉक में सारे मेटल होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, ठीक है।
तो एक्सेप्शन हाइड्रोजन है, बाकी सारे मेटल है। डी ब्लॉक पे भी सारे के सारे मेटल होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में देखो ऑल मेटल है। यह ब्लॉक में भी सारे के सारे मेटल होते हैं, यह ब्लॉक नीचे होता है उसमें भी सारे मेटल रहते हैं। पी ब्लॉक में क्या क्या होता है, पी ब्लॉक में होता है मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं, ठीक है। मतलब मेटल थोड़े यहाँ पे होते हैं, बीच में मेटलॉइड होते हैं यहाँ पे, और इधर नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, पीरियडिक टेबल में और डिटेल में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा अभी यहाँ पे एक टच करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल है, एक्सेप्शन रहेगा हाइड्रोजन। डी ब्लॉक में भी सारे के सारे मेटल है। पी ब्लॉक में आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सारे के सारे यहाँ पे आएंगे, और यह ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स है, ठीक है। चलो, पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक ऐसा है जिसमें एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, मैंने अभी बताया आपको ऑलरेडी क्या हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है, ठीक है। देन पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ विच मेटल, यानी हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन से मेटल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, W यानी टंगस्टन। टंगस्टन को W से दिखाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से मेटल का है, तो आपका आंसर रहेगा टंगस्टन, ठीक है। और इसी की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, आपने देखा होगा घर के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो उसका जो ये होता है, उसका जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक का जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक फिलामेंट बोला जाता है उसको, वो इस टंगस्टन से बनाया जाता है। टंगस्टन को W सिंबल से दिखाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट हो कितना भी गर्म हो जाए वो पिघलेगा नहीं, है ना, उसको वो मेल्ट नहीं होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में जरूर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है वो कौन से धातु से पूछा जाता है, ठीक है। देन आपका जो हीटर वायर है ना, आपने हीटर कभी कभी यूज़ किया होगा लाइफ में, तो जो आपका हीटर वायर है वो भी किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम, ये आपको याद रखना है। देन हम अभी कुछ मेटल पढ़ेंगे और उनके कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सोडियम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो सोडियम के हम कुछ कंपाउंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। आपने कभी मॉक दिया होगा तो आपने देखे होंगे ये ऐसे सारे कुछ क्वेश्चंस, बट आपने पढ़ा नहीं था इतना डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से, इसलिए मॉक में आपके कम स्कोर आ रहे। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते सर मॉक में 5-10 स्कोर आ रहा है जीएस के पोर्शन में। अरे नहीं यार, मैंने खुद 35+ स्कोर किए हैं 4 बार, तो आपका भी हो सकता है, ऐसे कुछ उसमें डरने वाली बात नहीं है, 100% हो सकता है। बस पढ़ाई उस लेवल का आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये नहीं, ठीक है, हम ये नहीं का पढ़ेंगे, ये नहीं यानी नेट्रियम, यानी सोडियम। सोडियम तो आपको पता होगा नाम, है ना, नेट्रियम, यानी सोडियम को ही लैटिन में नेट्रियम कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सोडियम को लैटिन में नेट्रियम कहा जाता है, ठीक है। अब ये सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे कि यदि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा होगा तो, या 11-12 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, नहीं तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ अभी कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जस्ट मैंने बता दिया है, डिटेल में एटॉमिक नंबर डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। याद रहेगा, समझ में आ रहा है, इट्स ओके। नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना एट दिस मोमेंट इस चैप्टर में आपको याद रखना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, बस इतना आप ध्यान में रखो, इतना आपको याद में रखना है। और उसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है हिंदी में। और उसका जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास है वो है 23, ठीक है। तो इसको किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उस एलिमेंट में उसका सिंबल लिखा जाएगा। जैसे सोडियम का सिंबल ये है क्योंकि उसको लैटिन में नेट्रियम कहा जाता है। उसके जो पैर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, पैर के लेफ्ट हैंड साइड में उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे 11 लिखा। और उसका सिर के राइट हैंड साइड में, उसके सर है ना, ये सर के ऊपर राइट हैंड साइड में उसका एटॉमिक मास लिखा जाएगा। तो ऐसे उसको किसी भी एलिमेंट को हम लिखते हैं, ठीक है। तो 11 उसका एटॉमिक नंबर है, 23 उसका एटॉमिक मास है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा गया है। नॉर्मली एकदम सिंपल आसान भाषा में यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 281, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो सेल है, शेल होती है फर्स्ट शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए यहाँ पे 2। ये क्या कर रहे हैं हम 281 यानी क्या कर रहे हैं हम, ये जो अपना एटॉमिक नंबर है 11 उसको हम लिख रहे हैं एक आसान भाषा में, आप ऐसे समझ लो, लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का पार्ट है और डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या याद रखना है ये मैं आपको एट द एंड बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, एकदम आसानी से पढ़ना है, ठीक है। बहुत आसान है जीएस, लेकिन आपको डराया जाता है बहुत,
ठीक है। तो ये डर खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो एकदम मैं प्यार से आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ रहा होगा तब भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। अपने पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। तो पहले में तो 2 खत्म हो गए, है ना। सेकेंड में 8 आ गए, यानी 2 और 8 10, मतलब पहले में तो 2 मैक्सिमम हो सकते तो 2 चले गए। सेकेंड में मैक्सिमम 8 हो सकते वो भी चले गए, बचा कितना 1, क्योंकि 2 और 8 10, 11 में से 10 गया, बचा 1। तो थर्ड शेल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, 8 या 18 डिपेंड करता है। तो 1 ही बचा, तो यानी इसलिए इसका 1 हो गया। तो ये 1 आ गया आपके थर्ड शेल में, ठीक है। तो ये होता है जो सबसे लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसलिए जो आपका सोडियम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये एक तरीका है और सेकेंड तरीका ये है, ये भी है। इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट शेल है उसमें एक सबशेल होती है, यस सबशेल होती है, और यस सबशेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपने पास, इसलिए ये 1s2। सेकेंड शेल में 2 सबशेल होती है, यस और पी, और यस सबशेल में फिर से मैंने बताया 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए ये जो 2 नंबर दिखा रहे हैं हम, ये जो 2 है ये क्या है, शेल डिनोट करती है, यानी ये वाली शेल सेकेंड शेल। तो 2 इसलिए ये 2 आ गया। यस सबशेल डिनोट कर रहा है, और यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी ये इसलिए ये 2s2, यानी ये 8 जो है ना, ये यहाँ का 8 ये यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो इसलिए ये 2 इधर खत्म हो गया क्योंकि यस में मैक्सिमम 2 हो सकता है, इसलिए 2 बचे, 8 में से 2 गए 6, और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी सबशेल में, तो ये इधर भी 6 आ गए, यानी ये इधर का बन गया, ये जो 2 8 है ना, ये इधर बन गया 1s2 2s2 2p6। समझ में आ रहा होगा तो इट्स ओके, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तब भी इट्स ओके, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत डर जाते हैं, अरे क्या हो रहा है। जिनको नहीं आता, जिनको आ रहा होगा वो तो बोल रहे होंगे यार सर बहुत आसान है सर, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं, मुझे पता है, बट नहीं आ रहे होंगे तो उनके लिए बता रहा हूँ। मैंने खुद IIT का प्रिपरेशन किया तो मेरे लिए बहुत आसान ये चीज़ है, बट आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर थर्ड जो शेल है उसमें भी फर्स्ट यस सबशेल भरी जाती है, तो इसलिए ये क्योंकि यहाँ पे 2 और 8 10 हो गए, रिमेनिंग क्या 1 है, तो वो थर्ड शेल के यह सबशेल पे चला जाएगा, इसलिए 3s1 हो गया। और ये आउटर शेल है और ये वैलेंस शेल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यदि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया होगा तो आपको ये बस इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम कितना होता है, 1 होता है। क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, एटॉमिक मास 23 है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का 1 होता है। बस ये 3 चीज़ें याद करो, हो गया काम, ठीक है। जो सोडियम है ना, ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में ये प्रेजेंट होता है और ग्रुप 1 में होता है। यस ब्लॉक क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ें तो पीरियड टेबल की, बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोडियम जो है आपका यस ब्लॉक में ग्रुप 1 में होता है, ठीक है। यस ब्लॉक में ग्रुप 1 में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सोडियम है ना, ये बहुत सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, सॉफ्ट मेटल है जिसे चाकू से काट सकते हैं हम, ठीक है। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं हम सोडियम को, ठीक है। और ये क्या है, ये सोडियम क्या है, ये सॉफ्ट मेटल है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये जो आपका जो सोडियम है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। ज़्यादा क्रियाशील धातु है कौन सा, सोडियम। इसीलिए सोडियम को केरोसिन में रखते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि इतना रिएक्टिव होता है ना, इसको आप मतलब हाथ पे भी रख, मतलब जल जाता है, ये किधर भी रख दो आप, ये जलने लगता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। देन ये सोडियम जो होता है ना, ये लाइटर होता है, वाटर से भी बहुत लाइटर होता है, वाटर से भी बहुत लाइट होता है, इसलिए सोडियम पानी में तैरता है। आप इसको पानी में रख दोगे तो ये पानी में तैरने रहेगा। और इट इज़ प्रोड्यूस बाय कास्टर प्रोसेस और डाउन्स प्रोसेस, इस प्रोसेस से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ हम कुछ यूज़ देख लेते हैं सोडियम के। जैसे कि फर्स्ट यूज़ है सोडियम का कि लिक्विड सोडियम, जो लिक्विड सोडियम होता है, यानी जो सोडियम लिक्विड फॉर्म में होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका यूज़ किया जाता है एज ए कूलेंट, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी नाभिकीय संयंत्र में इसका उपयोग किया जाता है, एज ए कूलेंट उसका उपयोग किया जाता है। आपको बस याद रखना है कि सोडियम यानी लिक्विड सोडियम
उसको हम क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं। देन ये यूज्ड इन सोडियम लैम्प इन फॉर्म ऑफ सोडियम वेपर, ठीक है। सोडियम लैम्प में भी सोडियम का यूज़ होता है। ऑफ कोर्स सोडियम का यूज़ सोडियम लैम्प में नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन इन फॉर्म ऑफ सोडियम वेपर के फॉर्म में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और ये सोडियम वेपर का आपका कभी कभी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम वेपर कौन से कलर का होता है, तो आपका आंसर रहेगा पीला रंग का कलर होता है, ठीक है, सोडियम वेपर का। अब कुछ सोडियम के कंपाउंड या यौगिक हम बनाने में भी सोडियम का उपयोग होता है। सोडियम के कंपाउंड अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सोडियम पढ़ रहे हैं तो उनके सारे कंपाउंड हम पढ़ लेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि NaCl फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट फटाफट पढ़ लेंगे। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक, क्यों? क्योंकि Na है यानी सोडियम है और Cl यानी क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी को कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। आपके घर के अंदर जो सॉल्ट होती है ना वही है NaCl होती है, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट भी क्योंकि आपके टेबल के ऊपर है, ठीक है। अभी NaCl का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो जैसे NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड Cl, इन दोनों का जब रिएक्शन हो जाता है यानी NaOH और ये स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को ही कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये कॉस्टिक सोडा और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनाते हैं और वाटर भी बनाते हैं, ठीक है। अपने को अभी NaCl से मतलब है। ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने एसिड बेस सॉल्ट में बहुत अच्छे से आपको प्यार से पढ़ाया था कि जब दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट तो बनाते हैं, लेकिन उस सॉल्ट का pH हमेशा साथ रहता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और NaCl और आइस का जो मिक्सचर होता है ना उसको फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने गांव में कभी देखा होगा गुल्फी वगैरह बेचने वाले लोग आते हैं, उनका जो बंद कटोरा होता है, वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर उन्होंने आइस रखा होता है क्योंकि गुल्फी को ठंडा रखना है। उसमें आइस के ऊपर तो सॉल्ट भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो वो बहुत धूप में आ रहे हैं, समर के दिनों में आ रहे हैं, फिर भी वो बर्फ़ नहीं पिघल रही। क्यों? क्योंकि उस पर NaCl यानी नमक डाला गया है, उसकी वजह से वो फ्रीजिंग मिक्सचर बन रहा है। इसकी वजह से वो जो बर्फ़ होती है ना वो पिघलती नहीं है उस पर नमक डालने की वजह से। तो ये जादू होता है साइंस का, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, इसी को सोडा ऐश कहा जाता है और हिंदी में इसको राख कहा जाता है क्योंकि ऐश राख होती है ना इसकी वजह से। तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम? कॉस्टिक सोडा NaOH फिर से आ गया, उसमें हम HTCO3 यानी उसमें हम क्या करते हैं कार्बोनिक एसिड को ऐड, कार्बोनिक एसिड हम उसमें रिएक्ट करते हैं। कॉस्टिक सोडा और कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर भी बनता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर भी बनता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? जो आपकी ड्रिंक होते हैं ना जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें ये कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका pH मोर देन 7 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका कॉस्टिक सोडा है यानी NaOH है उसका pH मोर देन 7 है। और मैंने एसिड बेस सॉल्ट ये चैप्टर में आपको पढ़ा के रखा है कि जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो सॉल्ट बनता है वो भी जो सॉल्ट बनेगा उसका pH मोर देन 7 होता है क्योंकि वो बेसिक सॉल्ट होता है। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, इसलिए सोडियम कार्बोनेट का pH मोर देन 7 होता है। ये यदि आपने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ पता होगी। देन अभी थर्ड जो कंपाउंड है सोडियम का वो है NaOH। ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम सोडियम पढ़ रहे हैं और यहाँ कहीं देखो सोडियम का कंपाउंड है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कॉस्टिक सोडा कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। और ये कौन से नेचर का होता है? बेसिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये 3 टाइप के नेचर होते हैं। तो NaOH आपको पता है ऑलरेडी ये बेसिक नेचर का होता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इसका pH 14 होता है। मैंने ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट ये चैप्टर में इसको पढ़ाया कि आपको कि NaOH का pH 14 होता है। ये बहुत बड़ा मतलब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यदि कौन सा होगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका हार्ड सोप बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। और इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम में इसका उपयोग होता है, किसका? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका कंपाउंड रहेगा सोडियम का Na2SO4.10H2O Na2SO4.10H2O Na2SO4.10H2 यानी ये क्या है? सोडियम, Na यानी सोडियम, ये क्या है? सल्फेट है, यहाँ पे SO4 यानी सल्फेट, ठीक है। देन ये क्या है? 10H2O यानी 10 यानी डेका होता है, पता है ना आपको। और ये हाइड्रेट, वाटर यानी हाइड्रेट, तो ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट या इसको डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट भी कहा जाता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम हो गया, ठीक है, याद रहेगा ना इसको, नाम याद रखो आप। तो देखो सोडियम बोलोगे आपका तो ये आना है, उसमें सल्फेट बोलोगे तो SO4 आना है, डेकाहाइड्रेट बोलोगे तो 10H2O आना है, तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसी को ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है।
कभी कभी ग्लोबल सेल का आपको ये फॉर्मूला ये पूछा जाता है कि उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए Na2SO4.10H2। ठीक है, इसको मेडिसिन बनाने में इसका ग्लोबल सॉल्ट का उपयोग होता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड रहेगा सोडियम का, वो रहेगा Na2B4O7.10H2। कौन सा? Na2B4O7.10H2। इसी को क्या बोलते हैं? Na यानी सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेटेड ये 10H2 होने की वजह से डेकाहाइड्रेटेड। ठीक है, तो ये सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेटेड ये रहा, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेटेड Na2B4O7.10H2। ये क्या हो गया आपका? सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेटेड। इसी को क्या कहते हैं? बोरेक्स या सुहागा कहते हैं। ये जो सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट है इसी को बोरेक्स या सुहागा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ क्या होता है? चमड़े के शुद्धिकरण में यानी टैनिंग ऑफ लेदर में इस सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट यानी बोरेक्स या सुहागा का उपयोग होता है। कैंडल, जो आपके घर के अंदर जो कैंडल होती है उसको भी बनाने में इस सुहागा का, बोरेक्स का यानी सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग होता है। देन ग्लास बनाने, ग्लास यानी कांच बनाने में भी इसका उपयोग होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी बोरेक्स यानी आपका जो सुहागा होता है उसका यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सोडियम किसके लिए? सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट की ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि उसका कैंडल, ग्लास, वाटर प्यूरिफिकेशन में उसका उपयोग होता है। चमड़े के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है, यानी लेदर टैनिंग में भी इसका उपयोग होता है। देन नेक्स्ट आपका कंपाउंड रहेगा, वो रहेगा Na2S2O3.5H2। ठीक है, यहाँ पे ये S2 है, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको समझ में आगे जाए। तो देखो Na2, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे ये 2 अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने ये फिर से यहाँ पे लिख लिया है। Na2S2O3.5H2। इसी को क्या बोला जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सोडियम थायोसल्फेट का क्या है फॉर्मूला भाई, तो ये है Na2S2O3.5H2। ठीक है, इसको हाइपो भी बोला जाता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको याद रखना है कि ये जो सोडियम थायोसल्फेट है इसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। जो पुराने ज़माने में जो होती थी जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ होती थी ना, उसमें एक्चुअली इसका उपयोग बहुत होता था सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। देन सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3, फॉर्मूला क्या है? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसे चिली सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। किसको? NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट को ही चिली सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। और इसका उपयोग फर्टिलाइज़र बनाने में यानी हिंदी में उर्वरक बनाने में उपयोग होता है। किसका? सोडियम नाइट्रेट का, यानी चिली सॉल्ट पीटर का उपयोग। चिली सॉल्ट पीटर का उपयोग कहाँ पे होता है? फर्टिलाइज़र बनाने में होता है, यानी NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को ही चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया अपना सोडियम। ठीक है, बहुत प्यार से हमने चीज़ें पढ़ी। हमने NaCl के बारे में पढ़ा, देन हमने Na2 सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा, देन हमने सोडियम जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, देन सोडियम सल्फेट, देन सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, देन हमने सोडियम थायोसल्फेट के बारे में पढ़ा, देन हमने सोडियम नाइट्रेट के बारे में पढ़ा। तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, वो ऑलरेडी मैंने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा के रखा है। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आपको पढ़ते रहना है, मैं जितना बोलूँगा उतना आपको पढ़ते रहना है 100%। अभी अपना जीएस का पोर्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हिस्ट्री भी साथ में हम करें। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देते हैं, उससे थोड़ा सिलेबस फास्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे आइडिया है ये मेरे को आप ज़रूर बता देना। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम मैग्नीशियम वगैरह पढ़ेंगे, तो दिन में हम थोड़ा लेक्चर्स बढ़ाएंगे और आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहना है। 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, और हाँ, अभी आपको आज क्या आपको रिवाइज करना है, आपका जो एसिड बेस सॉल्ट का जो अपना फर्स्ट चैप्टर जो था आपके पास PDF होगा। ठीक है, उस PDF का फर्स्ट PDF आपको रिवाइज करनी है। वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना, वीडियो बस एक बार ही देखना है, उसके बाद तो आपको PDF रिवाइज करते रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। और PDF हाथ से मत बनाओ, मैं जैसे बोलूँगा वैसे, मेरे पास PDF है, PDF मेरे से लेके PDF बनाओ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, कम टाइम में हमें सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, चलो फिर प्रिपरेशन करो। ठीक है।